नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं, 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार एनडीए का नाम आज जप रहे थे, पता चल रहा था कि उन्हें इस बार गठबंधन का नाम याद हो गया है। 2024 के चुनाव में आप किसी भी होर्डिंग को देखिए, याद कीजिए, सब पर अकेले मोदी ही नजर आ रहे थे। बीजेपी का कोई दूसरा नेता तक नहीं था। जब बीजेपी ने 14 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी किया, तब एनडीए नहीं, केवल बीजेपी के ही नेता मौजूद थे। मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण मौजूद थी। एनडीए का कोई नहीं था और एनडीए का कोई घोषणा पत्र नहीं था। मंच के पीछे भाजपा का नाम लिखा था और उससे भी बड़ा मोदी की गारंटी लिखा था, एनडीए की गारंटी नहीं। फिर एक बार मोदी सरकार लिखा था, एनडीए की सरकार का नाम नहीं था। जरूर वाराणसी में नामांकन भरने गए तब पहली बार एनडीए नजर आया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जगह मोदी की जगह एनडीए करने लग गए। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके भाषण से सत्य बदल जाता है, दुनिया भूल जाती है। एक और उदाहरण देता हूं। चुनाव भर कहते रहे कांग्रेस को राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें आएंगी। इस पर आपने हमारा वीडियो भी देखा, नेता प्रतिपक्ष वाला, जो 6 जून को हमने अपलोड किया था। पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे कि राहुल की उम्र से भी कम सीटें आएंगी कांग्रेस को। अब जब 99 आ गई तो कहने लग गए कांग्रेस को 10 साल में 100 सीटें भी नहीं आई। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। पहले तो प्रधानमंत्री दंभ भरा करते थे कि कांग्रेस को 543 सीटों का 10% यानी 55 भी नहीं आने वाला है। और अब जब 99 आया तब कहने लग गए 100 नहीं आया। लेकिन कांग्रेस को किस तरह से घेरा गया, ये नहीं बात करना चाहते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब आपने एनडीए के किस नेता को मंच पर देखा था? कैमरे में केवल प्रधानमंत्री मोदी, योगी और मोहन भागवत थे। 2024 के नतीजे ने प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा एहसास कराया है कि वे अब गठबंधन के नेता हैं। बीजेपी में भी वे केवल मोदी ही थे। इस चुनाव में तो किसी पोस्टर पर उन्होंने दूसरे नेता को आने नहीं दिया। जब अखिलेश यादव ने यूपी की सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि डबल इंजन की सरकार कहलाती है, पोस्टर में एक ही इंजन दिखाई देता है, तब जाकर बहुत बाद में मोदी के साथ योगी का चेहरा लगाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लगता है कि यह सब लोगों को याद नहीं होगा? क्या आप नहीं जानते कि यह चुनाव बीजेपी लड़ रही थी? मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा था। और जब बहुमत नहीं आया तो एनडीए के बहाने बताने लगे कि पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। एनडीए न हारा था, न हारा है, न हारेगा। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। प्रधानमंत्री के भाषण में गठबंधन इतनी बार आया कि याद करना पड़ गया
कि इस तरह से उन्होंने किस भाषण में गठबंधन को इतना याद किया। आज का उनका पूरा भाषण ही गठबंधन को समर्पित लगा। लेकिन कौन नहीं जानता है कि 10 वर्षों में एक एक कर उनके सहयोगियों के साथ क्या हुआ, क्यों उनके सहयोगी अलग होते चले गए। शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही अलग हुई उसे तोड़ दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार के ही पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह अलग होकर नीतीश कुमार को ही भला बुरा कहने लगे। और आज जो चंद्रबाबू नायडू एनडीए में लौटे हैं इस चुनाव में, 2 चुनाव तक वो एनडीए में नहीं थे। वो 2018 में जब एनडीए से बाहर गए तब प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन का कौन सा धर्म निभाया? क्या उन्होंने मनाया कि अब आप आ जाइए, हमारे पाले में रहिए, हम आपकी बात मानेंगे? लेकिन तब उनके पास बहुमत था, इसलिए उन्हें जाने दिया गया, उनकी परवाह नहीं की गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी देश को बताना चाहते हैं कि उनके पास एनडीए हमेशा से निरंतरता में रहा है, लेकिन हर बार एनडीए किसी न किसी रूप में बदलता रहा है। वो इस बात को छिपा गए और गोदी मीडिया कभी इस बात को नहीं बताएगा कि 10 साल में उन्होंने इस एनडीए की क्या हालत कर दी और आगे नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का इस तरह से पांव छू लेना असहज करता रहा। चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने मंच पर प्रधानमंत्री के पांव छुए, तब भी प्रधानमंत्री ने रोका, मगर आज सेंट्रल हॉल में फिर से पांव छूने लग गए। इससे यह चर्चा चलती है कि क्या नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक हैं? उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी किसी के पांव छूने वाले नेता के रूप में वे नहीं जाने जाते हैं। पटना में रोड शो के दौरान नीतीश के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया गया। जब एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुना तो उस पर नीतीश कुमार के 2 सिग्नेचर थे, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। ऐसा कौन करता है? नेताओं का स्वास्थ्य व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जब उनकी सेहत का संबंध राजकाज से हो जाए, सार्वजनिक कार्य से हो, तो उसे लेकर जिज्ञासा बन जाती है कि क्या नीतीश कुमार अपनी सेहत के श्रेष्ठ दौर में, अवस्था में फैसले ले रहे हैं। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए, आप जानते ही है ना। अब जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो गठबंधन की आवाज भी आएगी। टीडीपी के सांसद ने कहा है कि मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में इस आरक्षण के खिलाफ प्रचार करते रहे। यह भी एक प्रमाण है कि चुनाव में एनडीए नहीं था। अगर एनडीए होता तो एक दूसरे के मुद्दे के खिलाफ प्रचार नहीं करते, और करते भी तो बताते कि कर्नाटका में जेडीएस, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बिहार में जेडीयू मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में है, मगर बीजेपी खिलाफ है। 272 जैसे नहीं आया, यह मुद्दा मोदी एक झटके में भूल गए। अभी तक देश को बताया भी नहीं कि वे इस पर क्या सोचते हैं। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्वपंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है, और देश में चाहे हमारा गोवा हो,
ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। आप खुद तय कीजिए कि उन्होंने किसका नाम लिया और किस धर्म का नाम छोड़ दिया, लेकिन अच्छा है सर्वधर्म समभाव याद आया। बस वे धर्म की जगह सर्वपंथ समभाव का जिक्र कर रहे थे। इससे पता चलता है कि इन बातों से कितनी चिढ़ होगी। सर्वधर्म समभाव सभी जानते हैं, बच्चा भी जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो नहीं कहा, सर्वपंथ समभाव कहा। यही गठबंधन की ताकत है कि आप वो नहीं बोल पाते जो बोलना चाहते हैं, बस दाएं बाएं होकर वही बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री लगता है कि काफी कुछ भूल गए हैं या समझते हैं कि जनता को याद नहीं। कह रहे हैं प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में इतना सफल कभी नहीं हुआ जितना एनडीए हुआ है। इस देश में इतने गठबंधन बने, उनकी सरकारें बनी हैं। प्रधानमंत्री अपने प्रचार में गठबंधन की राजनीति का मजाक उड़ाया करते थे और आज इसकी खूबियों का इतिहास बता रहे हैं। एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं। यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि किसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इससे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है। इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4थे टर्म में एंटर कर रहा है। बंगाल से नाता, पंजाब से नाता आपने सुना, इससे नाता उससे नाता सुन लिया, अब तो अलायंस से भी नाता निकल आया है। सत्ता के लिए किसी से भी नाता निकल आता है। 10 साल में राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप किया गया। सुप्रीम कोर्ट की अनेक टिप्पणियां हैं। राज्यपालों के जरिए सरकारें गिराई गईं और विधानसभा के पास कानूनों को रोका गया। आज प्रधानमंत्री रीजनल एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है। सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ
फोटो ऑप करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रास रूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। साथियों, कभी कभी मैं कह सकता हूं कि हमारा 10 साल का अनुभव है, भारत के हर क्षेत्र का और भारत के हर नागरिक का जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, वे और नेशनल एस्पिरेशंस, इसका एक अटूट नाता होना चाहिए। इसके बीच में हवा तक गुजर न सके, इतना जुड़ाव होना चाहिए। यह पूरा भाषण इस तरह से लिखा गया था जैसे प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें आई हैं। वे हार में भी जीत की व्याख्या कर रहे थे, मगर सच्चाई लोगों को मालूम है और विपक्ष की मजबूती को हार की तरह दिखा रहे थे। इस चुनाव में जिस तरह से विपक्ष पर हमले हुए, नेताओं को जेल में डाला गया, फंड रोका गया, हाथ पांव बांधकर नंगे पांव तपती सड़क पर विपक्ष ने चलकर दौड़कर चुनाव जीता है। फिर भी विपक्ष ने इस हालत में 230 से अधिक की संख्या हासिल की है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता, बराबरी की जमीन पर चुनाव हुआ होता, तो क्या पता नतीजा कुछ और होता। प्रधानमंत्री मोदी आज भी इंडिया नहीं बोल पाए, इंडिया गठबंधन को इंडी ही कहते रहे। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साफ है, उनके भाषणों को सुनने के बाद यही लगा, कुछ भी बदलाव नहीं है। कोर्ट जाने को, चुनाव जाने को प्रधानमंत्री अगर षड्यंत्र कहते हैं तो अजीब बात है। पता चलता है कि सिर्फ संविधान की किताब उठाकर माथा टेक लेने से संविधान का आदर नहीं होता। संविधान का आदर तो आप तब करते हैं जब इसकी संस्थाओं को जो भूमिका दी गई है उसे याद दिलाने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं।
प्रधानमंत्री का यह भाषण गठबंधन तो कर रहा था, मगर गठबंधन की उदारता नजर नहीं आई। अभी तो बिल्कुल नजर नहीं आई। अपने गठबंधन की तारीफ करते रहे, लेकिन विपक्ष के गठबंधन के प्रति उनकी नफरत झलक रही थी। इसके बाद भी कह रहे थे कि वे जीत पचाना जानते हैं, जीतने के बाद शांत रहे। इतनी बड़ी उदारता कम से कम भाषणों में ही मिल जाए तो गोदी मीडिया के लिए अच्छी कॉपी बन जाती है। आखिर उनकी हेडलाइन इन्हीं सब से तो बनती है। वो कहाँ याद दिलाएंगे जो हमने आपको याद दिलाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।